हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर हमने 7 क्लासेस पढ़ ली हैं और यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। यूनिट 1 में हम 7 क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 के अंदर जो हमारे आज के टॉपिक्स होंगे वो होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 2 टॉपिक हम आज पढ़ेंगे और अगली जो क्लास आएगी हमारी वो होगी गाउस लॉ और गाउस की एप्लीकेशन, और यहाँ पे आके ये यूनिट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट और डेरिवेशंस पे काम कर रहे हैं। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी लाएंगे। तो पहले जो 7वें नंबर की क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, पूरा पढ़ा था। एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये क्लास बहुत दिन बाद आई है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक बार से रिवीजन है क्योंकि हम इसको 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, और हमने वहाँ देखा था कि ये +2 चार्ज है, ये -2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है वो जो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज होती है। उस पूरी स्मॉल डिस्टेंस और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये A है और ये जो डिस्टेंस है वो A है। इस जो +Q और -Q और वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, इस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चूंकि ये क्लास हम कर चुके हैं तो हम इसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ लेते हैं ताकि हम नई क्लास पे काम कर सकें। तो लेकिन हमने वहाँ बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल and opposite charges which is separated by a small distance, then this system is known as electric dipole। मतलब हमने बोला हिंदी में सुनेंगे कि 2 आवेश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो और बहुत कम दूरी पे रखे हो, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ये हम पढ़ चुके थे। हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है उसे एक्सियल अक्षीय रेखा बोलते हैं, और दोनों आवेशों को देखो एक्सियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर होती है एक लाइन और उसके सेंटर से पास होती है, उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। निरक्षीय, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निरक्षीय रेखा। तो हमने देखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसे तो क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। और देखो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है ये और सेंटर से पास होने चाहिए। दोनों को बोलना जरूरी है क्योंकि और भी लाइनें हो सकती है ऐसे ऐसे काफ़ी सारी, लेकिन इक्वेटोरियल कौन सी होगी? जो उसके सेंटर से पास हो और एक्सियल के परपेंडिकुलर हो, उसे ही क्या बोला जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो नेट चार्ज होता है इसके अंदर, जो नेट चार्ज है वो वैसे भी दिख रहा है क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, और स्केलर होने की वजह से +Q और -Q हटा के कितना जाएगा? 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। बट हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बीच की डिस्टेंसेस अलग अलग होती है। तो ये भी बात हम कर चुके थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें वो क्लास अच्छे से समझ आ जाए। तो उसमें हमने लिखा था P बराबर कितना? Q × Q। देखो यहाँ पर ना तो मैंने +Q लिखा ना -Q लिखा, मैंने सिर्फ लिखा है Q। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? मैग्नीट्यूड। क्या हो चुका है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज, चाहे +Q हो चाहे -Q हो। और ये क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही तो बोला है 2 है। तो डेफिनेशन इसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको? किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -Q से +Q की ओर होती है। हमने ये पूरी चीज़ पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ा है हमने इसको क्लास नंबर 7 में, पिछली क्लास देखो। लेकिन अब चूंकि रिवीजन चल रहा है तो हम देख सकते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पूरा देख लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या, पूरा देख लिया। एक्सियल लाइन क्या है, पूरा है, समझ आ गया हमको। इक्वेटोरियल लाइन क्या है, समझ आ गया। नेट चार्ज कितना होता है? 0, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट 0 ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसके बाद हमने ये सब देख लिया है। अच्छा, इसकी यूनिट की भी हम बात कर चुके हैं। जैसे Q की P बराबर क्या फॉर्मूला दिख रहा है हमको? Q × 2 है, तो इस Q की तो यूनिट होती है कुलाम और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कुलाम × मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें तो कुलाम की डायमेंशन क्या होती है? A1 T1, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, और मीटर की होती है L1। तो डायमेंशन क्या बन गई? M0 L1 T1 A1।
ये इसकी बीमा हो गई है। और 11th क्लास में हमने बीमा निकालना बहुत अच्छे से सीख रखा है, बट अभी हम सीधा देख सकते हैं। और किसी को अगर नहीं आता है तो देखो I बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई टी। तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। I एक फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए उसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है A1 और T की होती है T1। इससे Q की जो डायमेंशन है सीधी याद रखनी है अब A1 T1। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। ये पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और हमने पूरी एक बार रिपीट भी कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे चल के हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बोला था भाई? पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था, पोलर मॉलिक्यूल्स, मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ पूरी क्लास का ताकि हमको अच्छे से याद आ जाए वो क्लास। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, तो उसमें देखा था कि हमने HCl मतलब H प्लस और Cl माइनस, जैसे कि ये H का सेंटर है और ये Cl माइनस का सेंटर, इनके बीच में कुछ डिस्टेंसेस बन जाती है H प्लस और Cl माइनस। तो इसका मतलब इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू 2A। तो यहाँ पे जो 2A है, यहाँ पर जो 2A दिख रहा है हमको, ये डज नॉट जीरो है, इसलिए PB क्या होगा? डज नॉट जीरो। और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो है नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हिंदी में क्या बोला था इसको? ध्रुवीय। इसको क्या बोला था? अध्रुवीय अणु। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ जाता है, कोइंसाइड कर जाते हैं, और उसकी वजह से 2A की जो वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो जीरो हो जाती है। और अगर P बराबर Q इंटू 2A लिख दें और 2A की वैल्यू जीरो है तो P भी क्या हो जाता है? जीरो। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं होता, उनके बीच में कुछ डिस्टेंसेज होती है, उसे हमने पोलर मॉलिक्यूल्स बोला था। नॉन पोलर कौन सा होता है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, कोइंसाइड करता है, उसे हमने नॉन पोलर बोला था। इसकी वजह से 2A जीरो होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर का कितना होता है? जीरो। बट पोलर का जो डाइपोल मूवमेंट है वो डज नॉट जीरो। हमने इसके एक एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे। पोलर के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने भाई? जैसे कि हमने पढ़ा होगा H2O, HCl, NaCl, और इसके अंदर हमने CO2 और CH4 इस टाइप से पढ़े थे। पोलर और नॉन पोलर हमने ये भी पूरा पढ़ लिया है। हम आगे की तरफ गए तो हमने देखा था एक्सीएल वाला हमने डेरिवेशंस किया होगा। देखो ये सारी क्लास हम कर, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि ये +2 है और ये -2 है, तो इसी ये उसका सेंटर पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है ये बिटवीन ये चार्ज 2A है, ये जो है वो A है, ये हमारे पास A है। तो हमको निकालना था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने इसका निकाला था, पूरा प्रूफ किया हमने डेरिवेशन को अच्छे से, और ये आया था हमारे पास 2kp/r⁻³ और जब हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था तो देखो ये भी पूरा हमने डिराइव किया था, और यहाँ पर P पॉइंट माना था, तो उस पे EP जो आया था, वो जो EP आया वो आया हमारे पास kp/r⁻³। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। जब हमने इसका वेक्टर फॉर्म लिखा तो इसमें जो वेक्टर फॉर्म आया इक्वेटोरियल वाले पे, वो आया माइनस का kp वेक्टर अपॉन में r⁻³, क्योंकि हमें पता है ये -2 है, ये +2 है, तो P वेक्टर इसका कैसे होगा? ऐसे। और जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, मतलब माइनस ये बताता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखा था हमने एक्सियल वाले का, तो हमने देखा कि यहाँ पर तो प्लस ही आया था, तो 2kp वेक्टर अपॉन r⁻³, मतलब P वेक्टर और EP वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। और हमने प्रूफ भी किया था कि जैसे इसका P इधर है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आई थी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल लाइन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वो सेम है, और जो इक्वेटोरियल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वहाँ पर माइनस आया। और दोनों की वैल्यू कितनी है, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना है kp/r⁻, और एक्सियल पॉइंट पे कितना है 2kp/r⁻। तो हमने देखा कि जो एक्सियल वाली जो लाइन है वो आ रही है 2 × kp/r⁻3, और ये किसकी वैल्यू है? इक्वेटोरियल की। तो हमने ये भी प्रूव किया था कि जो एक्सियल है वो 2 गुना होता है ई इक्वेटोरियल का। तो इस तरह से हमने ये बात भी प्रूव की है अच्छे से। ये पूरा डेरिवेशन था जो बोर्ड में अच्छे से पूछा जाता है एक्सियल और इक्वेटोरियल का, ये हम कर चुके हैं। आप पिछली वाली क्लास में जाके इसका डेरिवेशन देखें, हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर हम आगे गए और हमने ये देखा
अच्छा, हमने ये भी प्रूव किया था, देखो फर्स्ट ये इसी यूनिट के अंदर कि अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक, अच्छा यहाँ लिख देते हैं अपन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं हम, ये सिर्फ लिख रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो आया था हमारे पास के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। और जो डाइपोल है, जैसे ये +2 है, ये -2 है, और यहाँ पर एक पॉइंट माना था हमने, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था तो यहाँ लिख देते हैं डाइपोल के कारण। और ये डाइपोल कौन सा है? एक्सियल वाला, एक्सियल लाइन है नहीं, तो यहाँ पर कितना आया था? अभी अभी हमने लिखा फॉर्मूला 2kp अपॉन r की पावर 3। तो हमने देखा कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r की पावर 3 से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉइंट चार्ज हो या डाइपोल हो, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज होगा, तो आंसर कौन सा होगा? ये, जैसे r बराबर 2 रख ले तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा 1/4 टाइम, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r बराबर 2 रखने पर 1/8। तो कौन से ज़्यादा फास्टर कौन डिक्रीज हुआ? डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। डिक्रीज दोनों में होगा, लेकिन फास्टर कौन होगा? ये, क्योंकि यहाँ पर r की पावर क्या आ रही है? 3। तो ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। हमने इसका भी डेरिवेशन किया, इसका भी डेरिवेशन किया। चलो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था r, वाला, और वो हमको याद ही रखना था सीधा। उसके बाद हम अब आज की क्लास चालू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आज चालू करते हैं। देखिए अब हम चालू करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है आज की जो क्लास का नया टॉपिक है वो है टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो डायग्राम बनाते हैं पहले हम अच्छे से। ये हमने बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम पूरा पढ़ चुके हैं भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है और इनके बीच का जो गैप है वो फिक्स है। जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम गैप को फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है E वेक्टर, हमें ये दे रखा है। चलो एक लाइन और बना लेते हैं। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रखना है हमको डाइपोल को। किसको रखना है? डाइपोल को। मैंने बोला ये हमारे पास डाइपोल है और इसको हमने रख दिया ये डाइपोल। ये मैंने बोला इस वाले जो चार्ज है इसको बोला मैंने -Q, और इसको मैंने बोल दिया +Q, और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा जिसको मैंने बोल दिया O पॉइंट। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2a। तो ये हो गया 2a। अच्छा इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं अभी? इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A। इस पॉइंट को हमने बोल दिया है A, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया है B। ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट पे चार्ज कितना है? -Q। B पॉइंट पे चार्ज कितना है? +Q। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो था F वेक्टर बटा Q। तो यहाँ से हम देखें कि F वेक्टर बराबर कितना आया? Q इंटू E वेक्टर। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लस चार्ज होता तो प्लस आ जाता, और अगर ये माइनस चार्ज होता तो ये माइनस का Q इंटू E वेक्टर आ जाता, जो ये बताता है कि अगर प्लस आ रहा है तो F और E की डायरेक्शन सेम होगी, और ये माइनस ये बताता है कि F और E की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगी। तो चलो इस +Q पे जो फोर्स लगेगा उस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने दिखा अभी प्लस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और वो कितना होगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको Q इंटू E वेक्टर। ठीक है, -Q जो चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। तो F वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? -Q इंटू E वेक्टर। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब हमने क्या किया कि एक फोर्स देखो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये देखो अलग अलग बिंदु पर है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये अलग बिंदु पर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। हमने लंब डाल दिया ऐसे, और ये जो एंगल है इसको हमने बोल दिया थीटा है। ठीक है भाई, थीटा, और ये तो 90 है ही क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है हमने। इसको मैं बोल देता हूँ C पॉइंट। तो मेरे को क्या, हमने देखो टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी 11th में, और टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब फोर्स जहाँ भी लग रहा है वो, और उनके दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं। तो तब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है। तो हमें क्या करना है, देखो एक फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स ये वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्सों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यही है।
दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो हमें क्या करना है, ये BC वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो हम इसको एक तो कंपोनेंट लेके निकाल सकते हैं, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ ABC, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में लंबटा कर्ण। अब परपेंडिकुलर थीटा के सामने है तो मैंने उसको बोल दिया है BC, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस जिसका नाम है AB, और AB की वैल्यू कितनी है 2a। देखो AB की वैल्यू कितनी है, ये पूरी 2a। तो मेरे को बताओ BC बराबर कितना आया, BC बराबर आया 2a को साइन थीटा से गुणा कर दो तो कितना आया 2a साइन थीटा। मतलब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा हमने 11th में कंपोनेंट लेना सीखा था, उसमें ये था कि भाई जैसे कि ये 2a है और ये लाइन थीटा है, तो हमने देखा था जिस लाइन के साथ ये थीटा बनाता है उसके साथ तो कॉस आ जाता है, और ये जो बची है इसके साथ साइन आ जाता है। इसको हमने कंपोनेंट नाम दिया था 11th क्लास के अंदर। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हमको तो सीधी सीधी बात है कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए थी, तो हमने 2a साइन थीटा निकाल दिया है। चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आया कि हमारे पास नेट फोर्स कितना होगा। देखो पहला पॉइंट यही पूछा जाएगा कि अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स तो प्लस का QE वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा एक माइनस QE वेक्टर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये प्लस Q से ये कट गया, तो नेट फोर्स की वैल्यू तो कितनी है 0। और अगर किसी का भी नेट फोर्स 0 होता है इसका मतलब वो लीनियर मोशन नहीं कर सकता, नॉट लीनियर मोशन, वो लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा। फिर इसका मतलब कौन सा रह गया मोशन, ओनली रोटेशन मोशन होगा, घूर्णन गति की होगी, सिर्फ घूम सकता है वो, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सिर्फ रोटेट करेगा। और रोटेट के लिए हमें चाहिए टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमने अभी अभी पढ़ा, हमें आना भी चाहिए कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ मैंने फोर्स पे वेक्टर नहीं लगाया है, तो हमें फिर मैग्नीट्यूड चाहिए दोनों फोर्सेस का, और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि F बराबर QE। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर लगाया ना फोर्स पे वेक्टर लगाया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है QE। अच्छा, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी ये है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2a साइन थीटा है। तो मैंने उसको क्या लिख दिया 2a साइन थीटा। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लूँ, जैसे Q के साथ 2a लिख लूँ तो Q इंटू 2a लिख सकता हूँ, और साथ बगल में क्या आ गया E साइन थीटा। और हमें बहुत अच्छे से पता है डाइपोल मोमेंट हम पढ़कर आए हैं, अभी अभी रिपीट भी किया हमने, Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दूँ मैं P, और वो E साइन थीटा। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है P साइन थीटा। दूसरी बात, हमने 11th में वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी हुई है, तो वेक्टर फॉर्म में जो हमने लिखा था, देखो हमने वेक्टर फॉर्म में ये लिखा था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा n कैप। ये हमने पूरा पढ़ा है, n कैप इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर इसको हम हटा दें तो ये देखो, तो अगर कहीं पे भी ऐसा लिख जाए हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर वेक्टर बराबर, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हमारा हो गया। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर कि अगर कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, इसकी वजह से उसमें लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन उसके साथ टॉर की जो वैल्यू है वो डज नॉट 0 है। टॉर देखो हमारे पास कुछ वैल्यू है, मतलब डज नॉट 0 है। इसका मतलब यहाँ पे ओनली कौन सा मोशन होगा, रोटेशन मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, रोटेशन मोशन हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है ऐसे, और थीटा एंगल पर झुका हुआ है इस तरह से। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है तो वो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हो जाएगी। हम तीनों कंडीशन अभी पढ़ेंगे, पर अभी मेरे को लगता है यहाँ तक एक एक चीज़ समझ आ गई है कि नेट फोर्स 0 होता है, डाइपोल मोमेंट डज नॉट 0 है, और वैल्यू होती है P साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म होती है ये वाले। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, जो इसके केस है वो पढ़ते हैं। जैसे इसी डायग्राम में अगर हम देखें कि थीटा बराबर 0 कर दें, देखो आगे की तरफ हम चलते हैं। देखो थीटा बराबर 0, पहला केस है, मान लो कि थीटा बराबर, अच्छा थीटा किस किस के बीच में एंगल है, अभी हमने देखा कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है P साइन थीटा।
तो ये P और ये E, तो थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। और हमने डायग्राम में भी देखा था अभी कि जो थीटा एंगल है वो P और E के बीच में है। अगर P और E के बीच में एंगल है तो देखो उसका डायग्राम देखते हैं। ये E वेक्टर था हमारा और E वेक्टर की डायरेक्शन में थीटा, और थीटा इस तरह से था तो उसको घुमा के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देना है। मतलब जो डाइपोल है, जैसे यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है, और हमें पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q। तो P और E दोनों एक डायरेक्शन में आ गया। अब मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। टॉर्क होगा P sin थीटा, थीटा की वैल्यू है 0, और साइन 0 होता है कितना है, मैं साइड में लिख देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए टॉर्क की वैल्यू भी PE × 0 आएगा। 0 को किसी से भी गुणा करो कितना आएगा, 0। तो टॉर्क कितना आ गया, 0। और नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स तो अभी भी 0 है। इस पे -q, इस पे +q, तो नेट फोर्स अभी भी 0 है। तो टॉर्क भी 0, मतलब ना तो यहाँ लीनियर मोशन होगा ना रोटेशन मोशन होगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था की कंडीशन है ये, स्थायी साम्यावस्था। ये हमारा पहला केस हो गया। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, ये सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमको क्या करना है, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और P है उन दोनों की डायरेक्शन को अपोजिट करना है। मतलब -q को इधर रख दे, +q को इधर रख दे। जैसे ये -q है, ये +q है, तो अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो P उधर है, E इधर है और P इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना आया, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री है तो अब बताना है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो टॉर्क का वापस वही फॉर्मूला लिखेंगे, PE sin थीटा। तो टॉर्क बराबर PE sin 180 डिग्री। मैं साइन 180 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, वैसे याद होनी चाहिए कितनी, 0। तो टॉर्क की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी, 0, इसलिए टॉर्क अभी भी 0 है। नेट फोर्स अभी भी 0 है क्योंकि चार्ज वो ही है ये दोनों, तो इसका मतलब मोशन तो अभी भी नहीं है। बट हमें ये पता है कि ये इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है इस तरह से। तो हमेशा डाइपोल की कंडीशन क्या रहना चाहती है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहता है ऐसे। अभी ऐसे है तो ये ऐसे जाना चाहता है, तो ये कौन सी कंडीशन को शो करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। ये जो कंडीशन है वो किसकी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था की कंडीशन को ये शो करेगा। फिर है हमारे पास थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो चलो थीटा बराबर 90 डिग्री की केस भी पढ़ लेते हैं। देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है। अच्छा ये थीटा है P और E के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम दिखाए रहे सेम डायरेक्शन में। अब P को कैसे लेना है, ऊपर की तरफ होना चाहिए। P अगर ऊपर की तरफ होगा तो नीचे -q, ऊपर +q, तभी तो P ऊपर होगा क्योंकि P की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q। तो यहाँ पर थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अब हमें बताना है टॉर्क की वैल्यू कितनी है। तो P sin 90, और sin 90 हमको बहुत अच्छे से पता है 1 होता है। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई P, जो कि किसकी कंडीशन है, इसकी मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन को भी ये शो करता है। मतलब और यहाँ पे फोर्स कितना है, 0। फोर्स तो 0 ही अभी भी, बट नेट जो टॉर्क है वो डज नॉट 0, क्योंकि दोनों केसों में जो 0 आ रहा था, बस इस केस में 0 नहीं आ रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है बल्कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए, तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू 0। अगर पूछे अनस्टेबल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो टॉर्क फोर्स की वैल्यू तो 0 ही है बट उसकी डायरेक्शन देखें यहाँ पर अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अगर पूछे मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये किसकी है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क होता कितना है, हमने नीचे प्रूव किया है P के बराबर। तो इसमें हमने डायग्राम में शो कर दिया इसको, P sin 90 की वैल्यू ये सब हो गया। तो नेट फोर्स कितना है, 0। इस तरह से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे क्या हो सकता है पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम एक नोट पॉइंट डाल देते हैं, उसमें पूछे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसके अंदर। जैसे अभी तक हम लाइन सीधी सीधी बना रहे थे और हम बता रहे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर हम बोले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर डाइपोल रखा हो तो क्या होगा। तो मान लो कि ये डाइपोल इस तरह से रखा है -q और ये है हमारे पास +q। तो अब ये तो कंफर्म है कि जैसे इसको मैंने बोल दिया A पॉइंट और इसको बोल दिया B पॉइंट, तो हमें पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस होती है, पास पास होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। और F का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, Q इंटू E, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा होगा। मतलब हमने देखा कि F इज ग्रेटर देन F भी होगा। मतलब इस बार फोर्स बराबर नहीं है, पिछली बार में केस में क्या था, जैसे यहाँ पर -q यहाँ पे +q, तो यहाँ पे भी -q है, यहाँ पे भी +q है, तो दोनों कट के नेट जीरो हो जा रहा था। इस बार क्या है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर -10 न्यूटन है, और चलो यहाँ पे वैल्यू के साथ नहीं रखते हैं, जनरल बात कर लेते हैं अपन। मतलब ए पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ए पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और बी पर फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जो डाइपोल है हमारा वो कौन सी साइड में मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड में मूव इन अ लेफ्ट साइड। और इसका मतलब ये कौन सा मोशन हो चुका है यहाँ पर, लीनियर मोशन। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हमने देखा कि वहाँ पर लीनियर मोशन नहीं हो रहा था, सिर्फ रोटेशन मोशन हो रहा था। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में रखने पर यहाँ पर लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी होगा। और अगर कोई भी डाइपोल रोटेट करता है तो उसके लिए हमें करना पड़ता है वर्क, जिसकी वैल्यू होती है W बराबर, इस डेरिवेशन को हम यूनिट नंबर 2 में प्रूव करेंगे, cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमें वर्क करना पड़ता है अगर कोई भी डाइपोल रोटेट करता है तो ये तरह से हमने डाइपोल से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास अब एक छोटा सा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है इसमें यूनिफॉर्मली, मान लो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, जैसे कि यूनिफॉर्म का मतलब है हर एक, देखो ये चार्ज जितना भी है पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब जगह समान रूप से वितरित हो चुका है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो यहाँ पे मान लो कि ज़्यादा है, फिर यहाँ कम हो जाता है, फिर यहाँ ज़्यादा हो गया मान लो, फिर यहाँ कम हो गया। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें जो पढ़ना है हमारी इस सिलेबस के हिसाब से वो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हम 3 पढ़ने वाले हैं, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चालू करते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हमें पढ़ना है 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना है। पहला ही हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ 1D स्ट्रक्चर, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक कोई भी वायर है या कोई भी कर्व है, तो उनके अलोंग या तो वायर हो या कर्व हो, उसमें अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज तो उसे ही बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए 1D स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ वायर और कर्व, तो उसे बोला जाता है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको दिखाने के लिए एक टर्म्स आती है इसके अंदर, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व, जिस और किससे दर्शाते हैं उसको, लैम्बडा से। इसका हिंदी में नाम क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और इसका जो होता है, जैसे कि ये कोई वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यूनिफॉर्मली, तो इसको दिखाना है तो उसके लिए हम लैम्बडा का यूज करते हैं। तो माना इसकी जो लेंथ है वो L है और इस पे जो चार्ज है वो है Q डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो Q/L मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो देखो ऊपर चार्ज है, डिवाइड वाले सिंबल को हम पर बोलते हैं, और यूनिट इसको अगर 1 कर दें तो इसकी लैंग्वेज में बोलेंगे यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दोबारा सुनेंगे,
जैसे इस वायर को अगर हम गोल घुमा दें तो ये कर्व की जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। उस पर भी अगर इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसके लिए भी हम लैम्बडा टर्म्स का यूज करेंगे और उसको भी इसी तरह से Q/L के फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग वन डायमेंशन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ वायर और कर्व, तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और इस टर्म्स को दिखाने के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, उसकी टर्म्स होती है हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब लैम्बडा का मतलब है जैसे कि कोई वायर है, कोई कर्व है, तो उसमें जो होता है फॉर्मूला Q/L, और अगर इसकी डेफिनेशन देनी है तो वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब जैसे इसकी यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं तो लैम्बडा की यूनिट क्या बनी, Q की क्या होती है कूलाम, और इसकी क्या होती है मीटर। डायमेंशन निकालना बड़ा इजी है, कूलाम की हम जानते हैं A1 T1 और इसकी होती है L1। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, M तो है नहीं, L-1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा। ये इसकी डायमेंशन, ये इसकी यूनिट, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन। तो इस तरह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा खत्म होता है। तो 3 टाइप हमें पढ़ना है। पहला हमने पढ़ लिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा उसके अंदर हम सारे पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो दूसरी टर्म्स हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग मेटल स्फीयर हो या कंडक्टर हो और या प्लेन शीट हो। इस टर्म्स को दिखाने के लिए हम एक टर्म्स का, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाने के लिए हम एक टर्म्स का यूज करते हैं जिसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से दर्शाते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसमें क्या था Q/L पिछले वाले में, और इसमें क्या है Q/A। और एरिया किसका लिखा जाता है, 2D स्ट्रक्चर्स का, तो 2D स्ट्रक्चर में इसका यूज करते हैं। तो इससे इसकी यूनिट क्या बनेगी, Q की तो होती है कूलाम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। अच्छा इसकी डायमेंशन अगर निकालनी है तो कूलाम की क्या होती है A1 T1, मीटर स्क्वायर की क्या होती है L2। सॉल्व कर लेंगे, M की पावर 0 है, L-2 है, T1 है, A1 है। जैसे मेटल स्फीयर है, प्लेन शीट है, इन सब के केस में हम किसका यूज करेंगे, सिग्मा का। किसका यूज करेंगे, सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, Q/A। अब एक लास्ट टर्म हमारी बची है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको भी पढ़ते हैं। और हमारे पास लास्ट टर्म बची है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हिंदी में इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसमें भी वही डेफिनेशन इसकी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर है और वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, तो उसके लिए हम करेंगे, उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 3D स्ट्रक्चर में काम आता है हमारे। इसको दिखाने के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से दर्शाते हैं, आयतन आवेश घनत्व। रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/B, जिसकी यूनिट, अच्छा इसके हिसाब से यूनिट क्या बनी, Q की यूनिट क्या होती है कूलाम और वॉल्यूम की मीटर की पावर 3। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, कूलाम की मतलब क्या होती है A1 T1 और मीटर की पावर L की पावर 3। M है नहीं, L-3, T1, A1 खत्म हो गया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर है तो वहां पर हम जो टर्म्स यूज करेंगे उसके लिए यूज करेंगे रो, और रो का फॉर्मूला होगा Q/B। तो हमने देखा कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको 3 पढ़े हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लीनियर वाला था उसके लिए हम डेंसिटी लैम्बडा लगाए थे Q/L, और दूसरे वाले सरफेस चार्ज के लिए क्या लगाया था Q/A, और इसके लिए क्या लगाया था Q/B। हमने ये डेंसिटीज को पढ़ लिया है, इससे हमने इसकी यूनिट, डायमेंशन वगैरह निकाल ली है। ये 1D स्ट्रक्चर्स में, ये 2D स्ट्रक्चर्स में, ये 3D स्ट्रक्चर में यूज होती है। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस के एप्लीकेशन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड के हिसाब से। तो हम जब अगली क्लास में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस का लॉ क्या है और गाउस का प्रूफ क्या है लॉ का, वो पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे ताकि ये वीडियो लगातार जल्दी जल्दी आते रहे।